हाय एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल स्टडी। आज हम लोग क्लास 11th के साइकोलॉजी के सेकंड चैप्टर के लास्ट पार्ट पर पहुंच चुके हैं, जिसमें वी हैव टू कवर 2 टॉपिक्स एंड देन दिस चैप्टर विल बी एंडेड। उसके बाद हम थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और उसे भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है एनालिसिस ऑफ डेटा। यानी अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ये देखा कि कोई भी साइकोलॉजिकल रिसर्च किन किन मेथड्स से की जा सकती है। एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्वेशनल, सर्वे, इंटरव्यूज़ वगैरह जिसमें आते हैं, एंड मेनी मोर, कोरिलेशनल रिसर्च। ये सब हमने सारे मेथड्स पढ़ लिए कि हम कैसे कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं। अब जब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा सारा हमारे पास आ चुका है, तो अब हमें कंक्लूजन्स निकालना है, हमें रिजल्ट देना है कि एक्चुअली जिस चीज़ के बारे में, जिस टॉपिक पर हम स्टडी कर रहे थे, उसका रिजल्ट क्या आया। तो वो एनालिसिस ऑफ डेटा किन किन मेथड से कैसे कैसे किया जाता है, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो व्हेन डेटा इज़ कलेक्टेड रिसर्चर के द्वारा, अब हमें उसमें से कंक्लूजन्स निकालने हैं। इसके लिए हम 2 मेथड्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ क्वालिटेटिव एंड सेकेंड इज़ क्वांटिटेटिव। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव मेथड की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड में बेसिकली हम उस डेटा का कंक्लूजन निकाल पाते हैं जिसके स्ट्रक्चर जो है वो क्लोज्ड एंडेड रहा हो, यानी जिसमें हमारे क्वेश्चंस और आंसर्स फिक्स्ड रहे हों और हमें कुछ रैंकिंग के बेसिस पर, कुछ मार्क्स के बेसिस पर हमें उसमें रिजल्ट निकालना हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हमें देनी हो उसके रिजल्ट्स में। ठीक है, यानी जब हम पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं तो क्या होता है, हम एक स्केल पर, जो जैसे ये दिख रही है आपको स्क्रीन पर स्केल, तो हम ऐसे ही एक स्केल के बेसिस पर जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसके आंसर येस या नो में फिक्स्ड होते हैं, या ट्रू या फॉल्स में फिक्स्ड होते हैं, वेयर यू हैव टू टेल कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपके ऊपर अप्लाई करती है या नहीं। अगर करती है तो हम उसमें पॉजिटिव मार्क्स देते हैं, अगर नहीं करती है तो एक नेगेटिव मार्क्स जाता है या 0 मार्क्स जाता है। तो फॉर अ राइट आंसर +1 स्कोर, एंड फॉर अ रॉन्ग आंसर या आंसर इन नेगेटिव वी हैव गिवन 0 स्कोर। उसके बेसिस पर एंड में हम सारे स्कोर्स को टोटल करके उसका ग्रैंड टोटल निकाल के और फिर इस स्केल पर हम उसे रख कर देखते हैं कि कौन से कैटेगरी में वो पर्टिकुलर स्कोर आता है। जैसे अब इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, यानी एक्सट्रीम राइट एंड इज फॉर एक्सट्रोवर्ट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट एंड इज फॉर इंट्रोवर्ट, एंड एम्बीवर्ट लाइज समवेयर इन द मिडल ऑफ दिस स्पेक्ट्रम। तो यानी अगर 25% एक्सट्रोवर्ट फंक्शंस हैं तो यू विल कम समवेयर हियर इन द स्केल, यू कैन सी 50% एक्सट्रोवर्ट फंक्शंस, कम्प्लीटली एक्सट्रोवर्ट, स्लाइटली इंट्रोवर्ट। तो इस स्केल पर हम मार्क्स रख के चेक कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव मेथड, वेयर यू कैलकुलेट द स्कोर एंड देन यू try to understand the participants level on that specific attribute on the scale on the basis of their marks. Also कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिसमें हम सेंट्रल टेंडेंसीज यूज़ कर सकते हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स वेरिएबिलिटी के यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी ऐसे भी डेटा हमारे पास होते हैं। देन क्वालिटेटिव मेथड इज़ द वन जिसमें हम ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकते, जिसमें ऐसा कोई न्यूमेरिकल रिजल्ट नहीं आ रहा होता है। बेसिकली इसमें ओपन एंडेड आंसर्स होते हैं, यानी when you are trying to know about someone's experiences, ठीक है, know about someone's response in a particular situation, ठीक है, तो उसके बेसिस पर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जब आप चेक कर रहे होते हैं, तो इन सारे मेथड्स में जो है हम डेटा को न्यूमेरिकली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, रिजल्ट को न्यूमेरिकली डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या होता है, हम डिस्क्रिप्टिव नेचर होता है ऐसे रिजल्ट्स का, फिर हम डेटा को एनालाइज करते हैं और उसके लिए मेथड भी होता है, दैट इज़ नैरेटिव एनालिसिस। तो नैरेटिव एनालिसिस में क्या होता है, जो पर्टिकुलर रिजल्ट्स हमने लिख रखे हैं उनका हम उसका एक तो रिसर्चर का, एक तो जिस रिस्पोंडेंट का नैरेटिव होता है, जिस जिस पर्सपेक्टिव से उसने वो बातें बताई, और फिर जब कोई रिसर्चर उस बात को जज करेगा, उस डेटा को जज करेगा, तो वो अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से जज करेगा। तो इसमें डिफरेंसेस भी आ सकते हैं
इसलिए कहा जाता है कि कम से कम 2 लोगों को तो 2 रिसर्चर्स तो होने चाहिए सेम टेस्ट को करने में, कंडक्ट करने में, सो दैट व्हेन दे बोथ इंटरप्रेट द डेटा अकॉर्डिंग टू देयर ओन पर्सपेक्टिव्स, तो हम एक अच्छा खासा मिला जुला रिजल्ट निकाल सकते हैं। ऑल्सो रिसर्चर अगर रिस्पॉन्डेंट भी अगर इन्वॉल्व हो इस डेटा एनालिसिस में तो बेटर होता है, क्योंकि वो अपना पर्सपेक्टिव भी बताएगा और अपने हिसाब से बताएगा कि क्या जो आपने रिजल्ट उसके बारे में निकाला है, उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में, क्या वो सही है या गलत है। तो ऐसे डेटा ऐसे हम देखते हैं कि फील्ड वर्क, फील्ड स्टडी, ऑब्जर्वेशन मेथड या केस स्टडीज़ जब हम करते हैं तो उस सारे मेथड में हमारा क्या डेटा जो है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है, यानी हमने आंसर्स किसी के ओपन एंडेड, किसी ने अपनी स्टोरी बताई है, एक्सपीरियंस बताया है, या हमने कोई ऑब्जर्वेशन नोट की है, तो ये सारे डिस्क्रिप्टिव नेचर में होते हैं। न्यूमेरिकली हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ऐसे डेटा के लिए क्वालिटेटिव मेथड होता है विच इज़ नैरेटिव एनालिसिस। ठीक, उसके बाद ये जो सारी साइकोलॉजिकल इंक्वायरीज होती हैं इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, यानी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं विच वी हैव टू कीप इन माइंड। फर्स्ट वन इज़ लैक ऑफ ट्रू ज़ीरो पॉइंट, यानी कोई भी इंक्वायरी, कोई भी मेथड से जब कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी टेस्ट हम कर रहे होते हैं, कंडक्ट करते हैं, तो उसका जो हम रिजल्ट निकालते हैं उसमें कोई पर्टिकुलर ट्रू ज़ीरो पॉइंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल वी आर मेजरिंग समवंस इंटेलिजेंस, समवंस IQ, तो क्या किसी की इंटेलिजेंस बिल्कुल ज़ीरो हो सकती है? नो, ज़ीरो कभी नहीं हो सकती। किसी को कुछ भी समझ, ज़ीरो इंटेलिजेंस का मतलब यार किसी को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब आप कलर तक नहीं पहचान पा रहे हो, आप अपना नाम तो चलिए वो तो ठीक है, फिर भी एक बात हुई, बट आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप एक बेड पर बैठे हैं, आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसा तो कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं होता। एक छोटा बच्चा होता है, वो भी चीज़ें पहचानता है, अपने टॉयज़ पहचानने लगता है, ठीक है, अपनी मम्मा को पहचानने लगता है। तो इंटेलिजेंस सब में थोड़ी बहुत होती है, तो कोई भी ट्रू ज़ीरो पॉइंट नहीं होता। तो हम एक आर्बिट्रेरी जो है वो रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करते हैं और उसके बेसिस पर हम जज करते हैं कि उस पॉइंट से अबव अगर गया तो पॉजिटिव रिजल्ट हो सकता है या नेगेटिव रिजल्ट हो सकता है या क्या। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वालिटेटिव मेथड में हमने बीच का जो मिडल का जो रेफरेंस पॉइंट था वो एम्बीवर्ट ले रखा है, उसके राइट साइड में अगर जाता है तो एक्सट्रोवर्ट की तरफ जा रहा है, उसके लेफ्ट साइड में अगर जाता है तो इंट्रोवर्ट की तरफ जा रहा है। उसके बाद रिलेटिव नेचर होता है साइकोलॉजिकल टूल्स का, यानी टेस्ट्स जो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए डिज़ाइन किए गए हैं वो दूसरे ग्रुप पर अप्लाई नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल अर्बन एंड रूरल एरियाज़, तो किसी भी अर्बन सेटिंग के अंदर अगर कोई टेस्ट बनाया गया है जो अर्बन सेटिंग के हिसाब से है, उसके अकॉर्डिंग है, तो वहाँ के लोगों पर आपको टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, बट आप रूरल एरियाज़ के लोगों पर वो टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनका इन्वायरमेंट वैसा नहीं रहा है। ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट पोल्यूशन फॉर एग्जांपल, तो पोल्यूशन क्या, रूरल एरियाज़ में लेस पोल्यूशन होगा, एयर क्वालिटी बेटर होगी बिकॉज देयर आर मोर ट्रीज एंड प्लांट्स। और अर्बन एरियाज़ में पोल्यूशन ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रीज होंगी और ऑटोमोबाइल का यूज़ ज़्यादा होगा, व्हीकल्स ज़्यादा होंगे, तो इसलिए वहाँ पर पोल्यूशन कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, एयर क्वालिटी कम होगी। तो दोनों ही जगह में डिफरेंसेस हैं, इसलिए वहाँ के लिए जो हम किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन की हेल्थ अगर हमें करनी है तो हम दोनों लोगों की इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए वैसा टेस्ट बनाएंगे। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है कि हम डेटा को भी इंटरप्रेट करना वो सब्जेक्टिव होता है। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी रिसर्चर अपने अकॉर्डिंग डेटा जो कलेक्ट किया है उसे इंटरप्रेट करेगा। मे बी जिस रिस्पोंडेंट ने, जिसका डेटा है वो जिस ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर के बारे में वो डेटा है, मे भी हो सकता है कि उसने अलग तरीके से, अलग नैरेटिव से उस चीज़ को बताया, उस बात को बताया, बट आप उसको किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो ये सब्जेक्टिव होता है, यानी हर इंसान अपने अकॉर्डिंग, अपने थॉट्स, अपने परसेप्शंस के अकॉर्डिंग, अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग किसी भी डेटा को जज करता है। तो यहाँ पर डिफरेंसेस आ सकते हैं। उसके बाद किसी भी साइकोलॉजिकल स्टडी को करते वक्त हमें कुछ एथिकल इश्यूज कुछ होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमंस, दिस स्टडी इज़ रिलेटेड टू ह्यूमंस एंड देयर बिहेवियर। तो वो पर्सनल चीज़ें, पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो हमें कुछ मॉरल वैल्यूज़ ध्यान में रखनी चाहिए विच आर गिवन इन दिस टेबल: voluntary participation, informed consent, debriefing, sharing the result of the study and confidentiality of data source. Now हर के बारे में अब हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि ये होता क्या है। वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन से आप समझ रहे हैं कि कोई भी सब्जेक्ट जो हम चूज़ कर रहे हैं फॉर आवर स्टडी, वो आप उसकी कंसेंट होनी चाहिए कि आप मेरे ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
अगर वो नहीं चाहता, वो परमिशन नहीं देता है, तो आप उसके ऊपर ये टेस्ट नहीं कर सकते, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी को। तो उनकी परमिशन होनी चाहिए, उनका कंसेंट होना चाहिए, वो खुद से चाहना चाहिए, विलिंगली वो पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जब उनका मन करे, अगर मान लीजिए वो पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं, अलाउ कर दिया उन्होंने, उसके बाद भी फॉर एनी सच रीज़न अगर वो बीच में, टेस्ट के बीच में उस टेस्ट को छोड़ना चाहें कि आप मेरे ऊपर नहीं कर सकते ये टेस्ट, या मैं नहीं करने दे सकता, तो इट शुड बी अलाउड। आप उनके साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सेकेंड इज़ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि आपको उन्हें ये चीज़ इन्फॉर्म करके रखनी होगी कि आपके साथ हम इस स्टडी में क्या करने वाले हैं। सिर्फ ये नहीं कि हाँ आपके ऊपर हम कोई चीज़, कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले, उनको पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या होने वाला है। आप उनके लाइफ से रिलेटेड किन चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं, या उनके ह्यूमन बॉडी पे बायोलॉजिकली आप कुछ करने वाले हैं, क्योंकि कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमें करंट शॉक देना होता है सब्जेक्ट को। तो बहुत सारी चीज़ें, तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या होने वाला है, सो दैट दे कैन डिसाइड कि उन्हें पार्टिसिपेट करना भी है या नहीं। डीब्रीफिंग का मतलब आफ्टर द स्टडी जो क्लैरिफिकेशंस होते हैं, टू इंश्योर दे अंडरस्टैंड द रिसर्च फुली, यानी उन्हें ब्रीफ करके रखना चाहिए कि आपको क्या हो, मतलब क्या हमने किया और कैसे हमने सारा डेटा कलेक्ट किया है, पूरा ब्रीफ करना चाहिए उनको सारा प्रोसेस। देन शेयरिंग द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आया है, किसी भी रिसर्चर की ये ड्यूटी बनती है कि वो सब्जेक्ट को बताए कि आपका ऐसा रिजल्ट आया है। फॉर एग्जाम्पल वी आर डूइंग अ टेस्ट फॉर नार्सिसिज्म, तो हमें बताना होगा सब्जेक्ट को कि क्या उसका रिजल्ट नार्सिसिस्ट आया है, क्या वो नार्सिसिस्ट है या नहीं है, तो उसका जो भी रिजल्ट है हमें उसे बताना है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा मतलब किसी, जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है वो किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, तो ये डेटा हमें किसी और को नहीं बताना है, हमें उसकी प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी है। ये डेटा हम कहीं भी बाहर शेयर किसी से नहीं करना चाहिए। दीज आर सम ऑफ द एथिकल इशूज़ दैट आर इन्वॉल्व इन अ साइकोलॉजिकल स्टडी। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर। आज यहाँ पर हमने, ये लास्ट पार्ट था इस चैप्टर का, हमने चैप्टर कवर कर लिया, पूरा कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल गो ऑन विद द थर्ड चैप्टर, एंड if before that, if you like this video, if it is helpful to you, please like the video and subscribe the channel। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।